हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को उपेंद्र सिंह की बुक से। और ये लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आपको ना एक इंसाइट मैं दूंगा कि जब हम हिस्ट्री के अंदर, वैसे तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि हर एक जो सब्जेक्ट डोमेन होता है वहाँ पर स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, है ना। कोई एक पर्सपेक्टिव से जब बात करता है और उस जैसे पर्सपेक्टिव के और भी लोग होते हैं तो उसको हम कहते हैं एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर स्कूल। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में स्कूल्स होते हैं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में स्कूल्स होते हैं, सोशियोलॉजी में होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में होते हैं, साइकोलॉजी में होते हैं, फिलोसफी में होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में होते हैं, बॉटनी में होते हैं, जूलॉजी में होते हैं, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में होता है। डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर आपको स्कूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जनरली जब व्यू पॉइंट जो आते हैं, अब चाहे वो साइंस की डोमेन हो, चाहे वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ की डोमेन हो। अब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ आर कंसर्न अबाउट पीपल, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, फ्लोरा, फौना। तो वहाँ पर हमें अलग अलग स्कूल्स देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री के स्कूल्स को भी आपको समझना पड़ेगा ताकि आप अपने आंसर में और अपनी समझदारी में एक डाइवर्सिटी ला पाओ। हिस्ट्री में किसी भी बात को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी बात पे यकीन ना करो। ऐसा भी नहीं कि आप स्कूल्स की स्टडी में इतना खो जाओ कि आपको किसी बात पे ट्रस्ट ना हो। नहीं, हमें कहीं ना कहीं देखो लॉजिकल कंक्लूजन पे तो देखो दोस्तों पहुंचना ही होता है। लेकिन पर्सन ए का ओपिनियन, पर्सन बी का ओपिनियन, सी का ओपिनियन, डी का ओपिनियन, ई का ओपिनियन, इन सबकी बातों को कंबाइन करते हुए जो एक लॉजिकल कंक्लूजन बनानी है वो तो अल्टीमेटली आपको ही बनानी है। लेकिन आंसर के अंदर अगर आपकी ये डाइवर्सिटी होगी, मेंस की आंसर राइटिंग में या फिर आपकी समझदारी में, इंटरव्यू के अंदर किसी पॉइंट को पोर्ट्रे करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि आप ना बहुत ही ज़्यादा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात देखो क्या होता है, मेंस का एग्जामिनर कोई आपका स्कूल का टीचर तो है नहीं कि जब वो आपको मार्क्स दे देगा तो आपके हाथ में शीट आ जाएगी और फिर आप उसके पास रिव्यू के लिए चले जाओगे कि मैम और सर आप बता दो हमसे क्या गलती हुई है, यहाँ पर हमारे मार्क्स एक दो नंबर क्यों काटे गए हैं। जो आपका रिटन पेपर होता है वही दोस्तों एक माध्यम होता है कि आप जो है अपने एग्जामिनर के साथ जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर सको। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ अगर आप आंसर लिखते हो तो ये दिखाता है कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो। आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल व्यू पॉइंट से, डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट से बातें कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात, आपको एक ना कवच मिल जाता है, एक लेयर मिल जाती है प्रोटेक्शन की। क्यों? आप ये बता देते हो कि इस स्कूल का ये स्कॉलर ये कह रहा है या फिर इस स्कूल के थॉट के लोगों ने ये वाली बातें कही। तो आप अपने मन से कोई ओपिनियन नहीं दे रहे ना। एंड में आपको बस एक ऑप्टिमिस्टिक, एक लॉजिकल, एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखनी होती है। तो आपको जो मैं कह रहा हूँ कि एक कवच मिल जाता है वो ऐसे मिल जाता है, एक लेयर जो प्रोटेक्शन शीट मिल जाती है कि आपका, आपने थोड़ी ना स्टडी कर रखा है इसके बारे में, आप बस स्टडी कर कर आए हो और दूसरों के व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपकी समझदारी में भी होनी चाहिए और आपके आंसर राइटिंग में भी दिखनी चाहिए। इसलिए ये वाला लेक्चर इस पूरी बुक में जो आगे होने वाला है और जो अभी तक हम कर चुके हैं या फिर आप जितनी हिस्ट्री पढ़ चुके हो मेरे फाउंडेशन कोर्स में, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये वाला होने वाला है। आपको इसको बिल्कुल मन लगाकर समझना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल बुक में दे रखा है, मैं इसको बहुत इजी करके आपको पढ़ाऊंगा और फिर जब आप दोबारा इसकी री रीडिंग करोगे इस टेक्स्ट की तो आपके लिए बिल्कुल ये बच्चों वाला गेम हो जाएगा। लेकिन पूरा फोकस लगा के आप सुनना मेरी बात, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था हमारे इतिहास की दोस्तों बेइज्जती होती चली जा रही थी, है ना। अंग्रेज कहते थे तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, तुम गवार हो, तुम जंगली हो, तुम्हारा जो एंशंट पास रह चुका है ऐसा रह चुका है कि तुमने अचीव ही क्या करा है ना। और तुम इतने भ्रमित रहते हो, अंधविश्वासी हो, इतनी गलत फहमियाँ तुमने पाल रखी हैं, मंगलवार को नखून नहीं काट रहे हैं, सैटरडे ट्यूसडे को बाल नहीं कटते हैं, थर्सडे को लड़कियां नहाती नहीं हैं, ठीक है। और इस दिन पर्टिकुलरली अगर घर पे कोई गाड़ी घोड़ा आया हुआ है तो हमें नारियल फोड़ना है, नींबू मिर्ची लगानी है, ठीक है। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो रोड क्रॉस नहीं करनी है। तो वो हमें पूरी तरीके से गवार समझते थे। और शुरुआती दिनों में जब एंशंट सांस्कृतिक टेक्स्ट जब उनके हाथ लगे तो वो हंसते थे हम पे कि भाई ये कैसी बातें चल रही हैं कि तुम कह रहे हो पहला प्लेन संसार में हमारे भगवानों ने उड़ाया पुष्पक विमान के नाम से। महाभारत के युद्ध में भीम का बेटा घटोत्कच घटोत्कच था, वो कितना भी अपना शरीर का साइज कर सकता था
और बड़े बड़े धनुष बाण वगैरह महाभारत के युद्ध में यूज हुए हैं, ठीक है। और युधिष्ठिर का जो रथ था वो पूरे महाभारत के युद्ध में हवा में रहा है, धरती से 1 इंच ऊपर रहा है, क्योंकि कृष्ण जी ने उसे ब्लेसिंग दी थी कि तुमने पूरे महाभारत के युद्ध में झूठ नहीं बोला एक भी बार। तो क्योंकि बाकी सब ने यहाँ पर छल कपट कुछ ना कुछ एक झूठ बोला, इवन इनफैक्ट मैंने भी झूठ बोला है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला है। तो जब ये ऐसी बातें पढ़ते थे गीता रामायण महाभारत के अंदर, तो ये हंसते थे हम पे। अब बात आ जाती है 18th 19th और 20th सेंचुरी की, जहां पर हमें लगा कि जो टेक्स्ट हैं अब हमें दूसरे टेक्स्ट जो हैं उससे अपने हिस्टोरिकल पास्ट की कुछ घटनाओं को, कुछ रूलर्स को, कुछ इवेंट्स को हमें निकालना पड़ेगा और अंग्रेज़ों के मुंह पर, ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट के मुंह पर हमें साइलेंट तमाचा मारना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग स्कूल्स आते हैं। सबसे पहला जो स्कूल आया वो था नेशनलिस्ट स्कूल। ये वाली बात भी दोस्तों आप याद रखना, ऐसा ऊट पटांग क्वेश्चन कभी आ जाए ना, तो क्योंकि देखो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम ना शौक देने में चूकता नहीं है। आप सोचो भाई क्या पूछ रहा है यार, इसके बारे में कौन पढ़ता है, लेकिन यार आप कुछ कर नहीं सकते। आपसे अगर कोई पूछे हिस्ट्री में सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट कौन सा आया, तो वो था नेशनलिस्ट स्कूल। अब इसको समझना बहुत ईजी है। प्राचीन भारत का इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तब तक तो कोई यूनिटी थी ही नहीं ना, अंग्रेज आए कहाँ थे। जब तक हमें कोई गाली नहीं देगा, हमारी बेइज्जती नहीं करेगा, तब तक हम अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, क्यों एफर्ट मारेंगे एंशिएंट पास्ट को सज के सवार के रखने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अपने भारत का इतिहास बहुत लंबे समय टाइम से, बहुत पुराने समय से खींचते हुए चले आए, लेकिन कभी हमने उसको प्रिजर्व करने में ध्यान नहीं दिया। कुछ घटनाक्रम ऐसी हुई हैं कि हाँ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बुद्धा जी के मरने के बाद, गौतम बुद्ध जी के मरने के बाद उनके बातों को, उनकी टीचिंग्स को, एनलाइटनमेंट के रास्ते को बुद्धिस्ट मंक्स ने प्रिजर्व करवा के रखवाया। लेकिन वो कैटेगरी या ग्रुप ऑफ लोग तो उन्हीं के साथ एसोसिएटेड थे ना, वो डोमेन तो बुद्धिज्म ही था ना। लेकिन एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से पूरे भारत का इतिहास हम सज के सवार के रखें और उसको फ्यूचर की तरफ लेकर जाएं, जिसके ऊपर हम प्राउड फीलिंग कर सकें, ऐसा कुछ था ही नहीं। सब लोगों को डेली की रोजी रोटी की चिंता रहती थी। गरीबी इतनी थी भारत के इतिहास में, अमीर गरीब का फर्क बहुत ज़्यादा था। अमीर गरीब यहाँ पर मैं रूलर्स और ऑर्डिनरी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर मध्यकालीन भारत के अंदर जो डार्क एज आती है, मुसलमान शासक यहाँ पर आते हैं, तब तो हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि यार भारत का इतिहास क्या प्रिजर्व करना, किस चीज़ पे प्राउड फील करना। खुद की जिंदगी बिल्कुल यार गटर जैसी हो रखी है। हम क्या एंशिएंट पास्ट में किसने सोने का महल बनवाया, किसने सोने के सिक्के बनवाए, क्या करेंगे ये जान के। फिर अंग्रेज आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर, मॉडर्न इंडिया का जब इतिहास चलता है, फिर उन्होंने हमारी बेइज्जती करना शुरू करी। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये लगा नहीं यार, हम थोड़ा बहुत भारत के इतिहास में जानते हैं, अपने मम्मी पापा दादा दादी से, परदादा जी से सुना हुआ है हमने कि नहीं यार, हमारे तो बहुत दिग्गज रूलर्स इस धरती पर पैदा हुए हैं। भारत सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी ना बन गया है, इतिहास में हमारे बहुत नाम है। आज जो परिस्थिति हमें दिख रही है वो तो मध्यकालीन भारत की वजह से, और उसके बाद इमीडिएटली अंग्रेजों का आ जाना उसकी वजह से दिख रही है। तो भारत को सांस लेने की तो शांति कभी मिली नहीं ना कि दोबारा वो उस ट्रैक पर लौट सके। तो हम ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट को अब बहुत अच्छे प्रूफ देकर, साइंटिफिकली लॉजिकल बातें कर कर हम उनका मुंह बंद करवाएंगे। अब वो कैसे करवाएंगे, इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे साथ 19th सेंचुरी के एंड पर और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग पर। वैसे तो आपने देख लिया था 18th सेंचुरी से ही वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि नेशनल स्कूल पहला स्कूल था, इसको समझने के लिए दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा, आज़ादी की लड़ाई में ही हमें अपनी भारत माँ की इज्जत बचानी थी। हमारे अंदर भारत को लेकर वो गर्व महसूस हुआ, वो प्राउड महसूस हुआ कि नहीं यार, हमारी गलती ही यही रही है शुरू से कि भारत तितर बितर रहा है। भारत का कोई एक नक्शा नहीं, भारत में कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं। जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के तौर नाम पर बैठे भी हुए हैं, वो बैठे हुए मुगल शासन वाले लोग। जब वो हटे तो कुछ टाइम के लिए ये राजपूतों ने संभालने की कोशिश करी, कुछ टाइम के लिए मराठास ने संभालने की कोशिश करी, लेकिन ये लड़ते झगड़ते आपस में एक दूसरे को ऊपर दिखाना, नीचा दिखाना, यही सब करते रहे। भारत के कॉमन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर तो कभी बनकर आया ही नहीं। तो चीजें सजकर सवार कर रखे तो रखे कैसे, जब अंग्रेजों ने अति मचा दी
और कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली नहीं यार भारत को आजाद करवाना, और आजादी के बाद एक प्रॉपर संवैधानिक तरीके से संविधान को लिखने के बाद हमारा देश चलेगा, जैसे दुनिया के कुछ देश उस टाइम पर कंटेम्पररी टाइम पर चल रहे थे। तब हमें ये रियलाइज हुआ नहीं यार ये ऐसे हमारी बेइज्जती करके तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम बनावटी बातें नहीं बोलेंगे लेकिन भारत के बारे में ये असली चीज जानते नहीं है। इन्होंने शायद से कुछ और भारत का ज्ञान ले रखा है, हम इनको देते हैं रियल भारत का ज्ञान। अब उसको जानते हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे फायका यूजीसी नेट के अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि वेरियस स्कूल्स आपको गिवन हो, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल स्कूल कौन सा डेवलप हुआ इंडिया के अंदर लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, और यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन है, स्टेट पीएससी में क्वेश्चन है, आप सबका आंसर क्या होगा? पहले कौन सा स्कूल आया? नेशनलिस्ट स्कूल आया। दूसरा कौन सा स्कूल आया? मार्क्सिस्ट स्कूल आया। सेकंड स्कूल कौन सा था ईशा? मार्क्सिस्ट। ठीक है, समझते हैं। तो इंडियन स्कॉलर्स जो थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, लेट 19th सेंचुरी के एंड अर्ली 20th सेंचुरी के, दे मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के हम अपने प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसे एक प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम महाभारत रामायण के ज़माने की बातें ना करते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए प्री हिस्टोरिक टाइम, हड़प्पन टाइम, मौर्यन टाइम, गुप्ता पीरियड टाइम, संगम लिटरेचर का टाइम, चोला चेरा पांड्या का टाइम, इसके बारे में बात करते हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी निकालते हैं, और ये प्राउड फीलिंग इतिहास के पन्नों से निकालने के बाद अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा मारते हैं कि कैसे बेइज्जती कर सकते हैं रामजादे हमारी। अब ये क्यों हुआ? भारत के लोगों के दिल में इतनी गर्मी क्यों, इतनी आग क्यों एकदम से भारत की छवि को इंप्रूव करने के लिए? बिकॉज दिस वॉज अ टाइम जब नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट को शॉर्ट में बोलते हैं ना, आईएनएम इसलिए कह रहा हूं मैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी। देश को आजाद करवाने की भूख अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये देखो क्या कहते हैं, आपको एक चीज पता होगी, मैं अक्सर अपने लेक्चर में आपको बताता रहता हूं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जब होती है तो सारी चीजें इन्वेंट हो जाती हैं। आज से पहले कभी भारत के इतिहास के बारे में प्राउड फीलिंग जोड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए, फैक्ट्स इकट्ठे करने के लिए कभी किसी ने एफर्ट मारा नहीं। जब बेइज्जती होने लगी, भारत माँ की छवि खराब होने लगी और हमें आज़ादी की भूख जब लगने लगी, तब कुछ हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू करा अगेंस्ट द बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड? जब भारत की आज़ादी की लड़ाई, इंडियन नेशनल मूवमेंट इमर्ज हो रही थी, और बाद में जब वो स्ट्रांग बनती चली जा रही थी। क्योंकि अंग्रेज ये कह रहे थे, अंग्रेजों का पता क्या कहना था? एक टर्म मैं आपको बताता हूं जो कि मैंने आपको उसके अंदर भी बता रखा है, क्लास 8th की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया के बारे में, आवर पास 3 में भी मैंने आपको बता रखा है। ये टर्म यूज करते थे, ये टर्म यूज करते थे जिसको हम लोग कहते हैं वाइट मैन्स बर्डन। ये कहते थे हिंदुस्तानियों से, इंडियंस को कहते थे यू आर ब्लैक। खुद ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस अपने आप को कहते थे वी आर वाइट। हमारे दिमाग में ये एक ऐसी छवि बनाते थे कि तुम क्योंकि काले हो और हम गोरे हैं, और यहीं से एक तरीके से लोगों के दिमाग में एक रेसिस्ट टेंडेंसी सेट कर देना कि हाँ यार अगर हम काले हैं तो कुछ सोच समझ कर ही हैं, और मतलब भगवान ने सोच समझ के हमें बनाया होगा, कोई तो बात होगी कि हम काले हैं, हम ब्राउन हैं, और ये इतने गोरे चट्टे हैं सारे के सारे। और रेसिस्ट टेंडेंसी जब आपके दिमाग में सेट होती है ना, जब दुनियादारी आपको ये बातें सिखा देती है, एक छोटा नवजान शिशु, छोटा सा बच्चा, इन्फेंट जो होता है, जब वो बड़ा होता है उसको नहीं पता होता है काला गोरा क्या होता है, सब क्या होता है। दुनियादारी में आकर ये सब बातें जब घर परिवार में आसपास के समाज में चल रही होती है तब हर कोई सीख जाता है। मूवीज में मजाक उड़ाना काले गोरे का, और गोरे लोगों को ज़्यादा पोर्ट्रे करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रेसिस्ट टेंडेंसी लोगों की ये होती है कि काले लोग जो है
वो भाई कितना भी बॉडी वॉश लगा लें, फेस वॉश लगा लें, नहा ले, तो उनको देखकर ये लगता है अरे नहीं यार, इनसे तो घिन आती, कितनी काली स्किन है इसकी, तो नहाता भी नहीं होगा। और एक गोरी चिट्टी हॉट सी लड़की, कियारा आडवाणी जैसी, 4-4 दिन ना नहाए, है ना, फिर भी लगेगा नहीं यार भाई डीओ लगाकर। कई लड़कियां तो डीओ पे जीती हैं, वो तो नहाती भी नहीं है, उनके लिए तो परफ्यूम ही उनका भगवान है। फिर भी देखकर क्या लगता है भाई यार कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसके बालों से, उसकी बॉडी से, भाई पता नहीं कौन से बॉडी वॉश से नहाती है। उसके बारे में पता कर लो उसके मम्मी पापा से, पता लगेगा 3 साल से नहीं नहाई, पता चला। ये रेसिस्ट टेंडेंसी होती है। तो ये वाइट मैंस बर्डन की आइडियोलॉजी को कैसे पोर्ट्रे करते थे, कहते थे हम गोरे हैं, और भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि तुम बारबेरियंस की सोसाइटी में जाना और तुम्हें जो है वो समाज में तुम्हारा तबका उठाना, तुम्हें तालीम सिखाना, तुम्हें मैनर्स सिखाना, ये हमारा बर्डन है। इवन क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने गेम खेला था, वो गेम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने आपको क्लास 8 की हिस्ट्री में बताया था, आवर पास 3 की बुक में। ये लोग क्या करते थे फायका, एक तरफ जीसस क्राइस्ट की मूर्ति ली और एक तरफ शिव जी की मूर्ति ली, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने, एक नदी के किनारे गए। जनरली ये जो जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है ये वुड से बना होता है, और हमारे यहां भारत के अंदर जो हिंदू भगवान की जो मूर्तियां होती हैं वो बनी होती हैं अष्ट धातु से। अष्ट धातु होता है, आप उसके अंदर 8 मेटल्स जो होते हैं वो मिक्स करके आप बनाते हो। आप लोगों के घरों में जनरली जो मूर्तियां अगर होंगी, जिसको आप समझते हो कि लोहे की ये मूर्तियां, भारी वाली मूर्तियां हैं, आपने देखा है जिनका गोल्डन कलर होता है, गोल्डन टच आता है मूर्तियों में, भारी मेटल जैसी जो मूर्तियां होती हैं, तो समझ जाना जब ये आप गोल्डन कलर की ये मेटल वाली अपने घरों में मूर्तियां देखो ना, ज्यादातर मूर्तियां वो अष्ट धातु से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब पानी में इनमें से किसी को भी आप लेकर जाओगे और डुबा दिया आपने, तो फायका क्या चीज तैरेगी और क्या चीज डूब जाएगी, वुड या फिर अष्ट धातु? वुड तैरेगा ना। और पता है कितनी गंभीर बात लोगों के मन में बोल देते थे और लोगों के चेहरे उतर जाते थे हिंदू लोगों के। अब इन्होंने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति डुबाई, शिव जी की मूर्ति डुबाई, और पता क्या कहते थे, जब ये दोनों नीचे गई तो कहते थे देखना भी मैजिक देखना, ये मूर्ति तो ऊपर नहीं आ पाएगी, तो नीचे नीचे जाती रहेगी, और ये जो वुड है ये ऊपर आ जाएगा। और कहते थे लोगों से तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर जब अपने आप को नहीं बचा पा रहा डूबने से, तो जीवन की नैया तुम्हारी कैसे पार लगवा देगा। इसलिए यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। ये वन ऑफ द मेन रीजन था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसको। हिस्ट्री इतनी लोग पढ़ लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, उनको यह पता नहीं लगता कि कई लोग विलिंगली क्रिश्चियनिटी को क्यों अडॉप्ट कर रहे थे भाई। हालांकि ये वो जो क्या कहते हैं उसको, क्रिश्चियन मिशनरीज भेजते थे यहां पर लोगों के दिमाग से खिलवाड़ करने और वो करने। लेकिन साइकोलॉजी का एक रूल होता है, आप कभी भी किसी की साइकोलॉजी को बिना प्रूफ के चेंज नहीं कर सकते हो। किसी बंदी की किसी के बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई और मैं चाह रहा हूं कि ये बॉयफ्रेंड इसका रिप्लेस हो जाए और मैं इसके जीवन में एंटर कर जाऊं, तो मुझे पहले उसको प्रूफ देने पड़ेंगे कि तेरा बंदा तेरे को कैसे चीट कर रहा है, तेरा कैसे काट रहा है, और उसके दिमाग में इतना जहर घोल दूं मैं उसके बंदे के लिए कि वो उसको तो भूल जाए और मुझे अपना ले कि वाह यार दीपांग ने तो कैसा साथ दिया हमारे ऐसे टाइम पर। साइकोलॉजी हमेशा किसी की भी प्रूफ के साथ ही चेंज होती है। आपकी लोग बातों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन आपको दिमाग में अगर किसी को रिप्लेस करवाना है, आप उसको प्रूफ दो कभी भी, आप भगवान बन जाओगे उसके लिए, और जिसको वो भगवान मानता है वो सामने वाला पर्सन वो उसके लिए राक्षस बन जाएगा। करके देख लेना एक्सपेरिमेंट किसी के साथ भी। तो लोगों को लगता था भाई सही कह रहे हैं, और फिर ये लोगों को बोलते तो तुम्हें अभी तक मिल क्या गया, पूजा पाठ करके क्या मिल गया तुम्हें, वही फटी पुरानी धोती है, वही तुम्हारे घर में एक चारपाई पड़ी रहती है, खाने पीने की किल्लत है, तुम्हें जख्म लगे हुए, बीमारियां लगी होती हैं, रोज कलेशे के तुम्हारे घर पे होती हैं। तो लोगों को भी लगता है भाई हाँ यार शायद से हम इसके लिए नहीं बने। और फिर ये इस हद तक चले जाते थे कि आज शायद से हमारे मुंह से जो बातें निकल रही है तुम्हें सुनवाने के लिए,
क्या पता तुम पिछले जन्म में इसी क्रिश्चियनिटी धर्म से बिलोंग करते हो, गलती से इस धर्म में पैदा हो गए हो, शायद से तुम्हें इसलिए फल ना मिल रहा हो कि तुम गलत भगवान की आराधना कर रहे हो। और हमेशा एक परेशान आदमी जो होता है ना, परेशान आदमी के हाथ में, परेशान परेशान इंसान के हाथ में आप कुछ भी दे दो, कुछ भी उसको बात बता दो, वो मानने को तैयार हो जाता है। यहीं से ऐसी तो बर्थ होता है आतंकवाद का। टेररिस्ट कैसे बन जाते हैं? घर परिवार में कुछ ना कुछ हुआ होता है ना। नेक्सलाइट्स को आप देख लो, जो चारू मजुमदार की कहानी है, पुलिस वालों ने उसके परिवार को पकड़े बहुत मारा, इतना टॉर्चर करा कि कुछ लोग तो पुलिस कस्टडी में ही मर गए। गांव के सारे लोगों को पुलिस ने ओवर फायरिंग कर दी और वो कर दी। तो जब जीवन में आपके पास कुछ खोने को रह ही नहीं जाता है, फिर आपका डर भी खत्म हो जाता है। और जब आप अच्छे बनकर कुछ नहीं पाते हो ना, तो आपके दिमाग में फिर एक एनिमी, एक शैतान बर्थ लेता है कि भाई अच्छा बन के तो बहुत जी लिया, घंटा कुछ नहीं मिला जीवन में, अब देखो दिखाता हूं अपनी असली औकात। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के आंसू से, किसी के इमोशन से, किसी की कोई बात से। यही बर्थ पॉइंट होता है टेररिज्म का। ये मैं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आपको ये वाली आइडियोलॉजी समझाऊंगा, टेररिज्म कैसे बर्थ लेता है। और यूपीएससी ने एक बार मेंस के अंदर क्वेश्चन भी पूछा था, टेररिज्म इज अ कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री। काफी लोग वहां पर अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, बोको हरम, इन टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम ही लिखते रह गए। अरे भाई एथिक्स का भी तो सब्जेक्ट है आपके पास, डाइवर्सिटी लेकर आओ, आइडियोलॉजी के बारे में बात बताओ, साइकोलॉजी बताओ। आतंकवाद पनाह क्यों लेता है? क्यों लोगों की उनकी थिंकिंग चेंज नहीं होती? खोने को कुछ रह नहीं जाता जब जीवन में, तो लोग यही करेंगे। और जहर कैसे घोला जाता है? आपके देखो पापा के साथ क्या हुआ था, आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ था, कैसे उनको रेप करके तड़पा तड़पा के मारा गया था। क्या फायदा है इन सब पुलिस प्रशासन और ये डेमोक्रेटिक सेटअप का, व्यवस्था का? ऐसे ही करके भारत के अंदर जो मार्क्सिज्म है, सॉरी मार्क्सिज्म कह रहा हूं मैं, ये जो नेक्सलिज्म है, ये इसको बढ़ावा मिला था। और दुनिया में टेररिज्म जो जिंदा है, आतंकवाद जो जिंदा है, वो इसी आइडियोलॉजी पे जिंदा रहता है। जहां पर कभी इंसान कुछ अपना खोए ना, और उसको फिर एक उम्मीद का रास्ता जब तक ना मिले, तब तक इंसान वो भटका हुआ रहता है। लेकिन सारी परेशानियों में अगर आपको उम्मीद का रास्ता जो दिखा दे, वो आपका भगवान। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ये जो हिस्टोरियंस थे, these historians are generally referred to as nationalist historians। ठीक है? क्यों? इसका रीजन क्या है? दे वर राइटिंग अगेंस्ट द इमर्जिंग, एंड जब भारत की आजादी की लड़ाई स्ट्रांग बनती चली जा रही थी, अभी क्या करते थे ये जो नेशनल हिस्टोरियंस थे? दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटिकुलसली वीविंग टुगेदर डेटा फ्रॉम टेक्स्ट। मेटिकुलसली का मतलब होता है जब आप कोई भी काम बहुत डिटेल और बहुत केयरफुल मैनर में करते हो। अब ये एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट लाइक रामायण एंड महाभारत को छोड़कर दूसरे जो हमारे प्राचीन भारत के जो टेक्स्ट थे, जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो कॉइन्स थे, और दूसरे जो मटेरियल रिमेन्स थे, उनको इन्होंने एम्पलीफाई करना शुरू करा, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू करा इन सब माध्यम से, ताकि ये समझा पाए कि प्राचीन भारत के इतिहास को जिस नैरो मेंटेलिटी के साथ समझा जाता है, उसकी जो कॉन्टूर्स हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, वो जो है बहुत बड़ी है। हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है बहुत महान रहा है। तो स्पेशली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री की फील्ड में इस टाइम पर करी गई। दक्षिण भारत को भी नैरेटिव के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर लाया गया। क्यों? संगम लिटरेचर के बारे में चर्चा वहां पर होना, और चोला चेरा पांड्या के बारे में बताना। चोला चेरा पांड्या के तो आप जानते हो क्या नेवल ट्रेड उनका होता था, क्या पोर्ट्स उन्होंने बना रखे थे, क्या समुद्र के रास्ते से इंटरनेशनल ट्रेड होता था उनका, क्या रिचनेस थी उनके पास, काबिले तारीफ। बिल्कुल टॉप नॉच की व्यवस्था उनके पास भी थी। तो साउथ इंडिया भी डिस्कशन में आया। एंड प्रोग्रेस वॉज मेड इन द स्टडी ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल, कि छोटे छोटे जहां पर कुछ रूलर्स जो थे इतिहास में, जिनका टेन्योर बहुत कम रहा है, छोटे से ही रीजन में वो छोटे टेन्योर के लिए रहे, लेकिन उन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी चेरी पिकिंग करते हुए हमने हाईलाइट करना शुरू करा, अंग्रेजों के मुंह पर, इंडोलॉजिस्ट और यूरोपियन स्कॉलर्स के मुंह पर साइलेंट चांटा मारने के लिए। अब जो नेशनलिस्ट टेंज, टेंज का मतलब होता है एक तरीके से फ्लेवर, मतलब ठीक है,
नेशनलिस्ट कलर या नेशनलिस्ट फीलिंग या नेशनलिस्ट फ्लेवर जो था, इन स्कॉलर्स की राइटिंग्स में हम देख सकते हैं कि कैसे ये एक बात पर मतलब फोर्सफुली इंसिस्ट करते चले जा रहे थे कि जितने भी मेजर कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन या डेवलपमेंट जो हुई हैं वो हमारी खुद की इंडिजिनस हैं, उसके जो रूट्स हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, जब बाहर के शासक या बाहर से कभी भी कोई इन्वेजन नहीं हुई थी। ये सब कुछ हमारा खुद का था, भारत की ओरिजिनल चीज है, वो स्वदेशी है। वो इंडिजिनस का वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? विदेशी के स्वदेशी? स्वदेशी। तो उन्होंने बोला हर चीज का हमारे देश में एक इंडिजिनस रूट्स है, स्पेशली विद रिगार्ड टू मेजर कल्चर डेवलपमेंट जो हुई है प्राचीन भारत में, और जिसके ट्रेसेस आज तक खिंचे चले हुए आ रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, हिस्ट्री के बहुत सारे नैरेटिव जो होते हैं वो फ्यूचर में भी अपनी जगह बनाते हैं। अब इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, मतलब ये वाला जो इनका पॉइंट है ना कि सारी चीज़ें इंडिजिनियस हैं, और ये जो इन्होंने नेशनलिज्म के हिसाब से जो बात करना शुरू करी, नेशनल पर्सपेक्टिव से जो बात करना स्टार्ट करी, स्वदेशी पर्सपेक्टिव से, तो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर सर्च फॉर गोल्डन एजेस। अब गोल्डन एजेस किसको कहा गया है? जहां पर प्रॉस्पेरिटी भारत के इतिहास में चरम सीमा पर थी, और इन्होंने बहुत ज्यादा एग्जॉल्ट करा, यानी कि एग्जॉल्ट वर्ड का मतलब होता है प्रेज करना शुरू करा वेदास की एज को और गुप्ता एम्पायर की एज को। और गुप्ता एम्पायर के सिक्के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिखाए थे गूगल इमेजेस से निकालकर, याद है ना? कितनी बेहतरीन नकाशी उस पर होती थी। एक तरफ राजा है, दूसरी साइड उसकी रानी है, एक तरफ राजा है और उनके जो कुल देवता या कुल देवी हैं, जिस गॉड एंड गॉडेसेस उनके खानदान में पूजनीय माना जाता है, पीछे जो है उसकी नकाशी होगी। वेदास की एज, अर्ली वैदिक एज की अगर आप बात मानो, उनके टेक्स्ट पर और उस जमाने के ऊपर आप रिलाई करो, तो कितनी प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है। औरतों का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमें, औरतों के ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा लिबर्टी थी, फ्रीडम जो था वो कितना देखने को हमें मिलता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ना अच्छी अच्छी बातें निकाल रहे थे और बड़े बड़े एम्पायर्स और पॉलिटीज के बारे में बात कर रहे थे। जब इन नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने और ज़्यादा भारत के इतिहास में और गहराई में जाना शुरू करा और गहराई में जाना पढ़ना शुरू करा, तो इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर डिस्कवरी करी नॉन मोनार्किकल पॉलिटीज की, जो रिपब्लिक्स थे। और रिपब्लिक्स का मतलब क्या होता है, और नॉन मोनार्की को क्या कहा जा रहा है? राजा या रानी एकदम से तख्त पर आकर नहीं बैठ गए थे, जनता ने उनको चुनकर तख्त पर बिठाया था, जनता की वैलिडेशन रहती थी। और इन्होंने ऐसा क्यों करा? ऐसी सर्च या फाइंडिंग क्यों करी हिस्ट्री से, चाहे भले वो रूलर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहा हो, वो नामी रूलर रहा हो या फिर नहीं रहा हो, या फिर उसका खानदान बड़ा प्रचलित रहा हो इतिहास के पन्नों में या फिर नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी ये इतनी माइन्यूट डिटेल क्यों निकाल रहे? स्पेशली ये नॉन मोनार्किकल पॉलिटीज जो रिपब्लिक्स थी, जो ऐसे ही राजा रानी तख्त पर आकर नहीं बैठ गए थे, जनता का शोषण करते थे। क्योंकि इंडोलॉजिस्ट या यूरोपियन स्कॉलर्स हमें ये कहते थे कि भारत जो है, भारत में कभी कुछ रहा ही नहीं है सिर्फ एक चीज के अलावा, डेस्पोटिक रूल, अथॉरिटेरियन रूल, डिक्टेटरशिप। कि रूलर्स तो तुम्हारे रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, उनके पास रिचनेस थी, सोने के भंडार थे, लेकिन जनता का खून चूस चूस कर, उनका शोषण कर 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 उन्होंने वो रिचनेस एंजॉय करी है। तो हमें ये वाला आइडिया भी काउंटर करना था कि नहीं, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ डेस्पोटिक रूल से नहीं जुड़ा हुआ है, देयर वर सर्टेन नॉन मोनार्किकल पॉलिटीज एज वेल। लेकिन इस टाइम पर भी जो हम भारत के इतिहास को डिवाइड करते हैं इनटू हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश पीरियड, ये फिर भी रिटेन रहा। और ये शुरू कब से हुआ था? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, यहां पर 18th एंड 19th सेंचुरी, दिस इज द टाइम व्हेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पास्ट इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड टुक रूट, और यहां पर ये रिटेन रहा। हम लोग मतलब फिर भी भारत के इतिहास को रिलीजन टर्म्स में ही डिवाइड कर करके पढ़ रहे थे, तो नेशनल स्कॉलर्स को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनका भी कहना था कि हाँ ठीक है, हम एग्री कर सकते हैं इस बात पे, ठीक है। अब ये क्यों करते थे एग्री इस बात पे कि ये रिलीजियस टर्म्स के अंदर नेशनल स्कॉलर्स जो है, नेशनल जो हिस्टोरियंस हैं, ये क्यों एग्री कर रहे हैं मानने के लिए भारत के इतिहास को एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री?
बिकॉज इन्होंने बोला कि देखो भारत का इतिहास जो है ना, उसके अंदर हम हमारे टाइम पीरियड को हिंदू पीरियड बोलते हैं। इसके अलावा जितनी भी गलत चीजें हुई हैं भारत के इतिहास में, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आप जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो, उन्होंने यूरोपियन स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट से ये बोला, आप जो हमें ओरिएंटलिस्ट कह लो, आप उनको कुछ भी कह लो, कि आप जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो भारत के लोगों की, भारत की सभ्यता की, हम तो सिर्फ हिंदू पीरियड की गारंटी ले सकते हैं भारत के इतिहास की, और कुछ भी नहीं। तो यहां पर नेशनल स्कॉलर्स ने एक कम्युनल टेंडेंसी देने की कोशिश करी भारत की आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करने में, भारत के इतिहास को पोर्ट्रे करने में। कम्युनल टेंडेंसी कैसे? इनका कहना था कि हिंदू पीरियड वाली जो हिस्ट्री है, अब हिंदू पीरियड यानी कि हिंदू रूलर्स जो थे, उससे मतलब नहीं यहां पर, अभी बताता हूं मैं आपको ये हिंदू पीरियड क्या है यहां पर। तो ये क्या करते थे, नेशनल स्कॉलर्स अपने वर्क्स में, अपने टेक्स्ट में वैलिडिटी देते थे। वैलोराइज करने का मतलब होता है वैलिडिटी देना, कि जो हिंदू पीरियड है वही इकलौता भारत का इंडिजिनस जो हिस्ट्री है प्राचीन भारत की, वही है। और ये हिंदू पीरियड वर्ड को ये क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों अलग से कैटेगराइज कर रहे हैं? इनका ये कहना था कि आप जो इंडोलॉजिस्ट यूरोपियन स्कॉलर से, इनका ये कहना था नेशनल स्कॉलर्स का, कि आप जो हमें क्रिटिसाइज करते हो ना, आपकी बातें ठीक है, आप गलत नहीं हो, लेकिन उनको ये बोलते थे हमारी भारत की सोसाइटी का, समाज का जो एक नींव था, जो एक रूट थी, जो फैब्रिक था, उसके अंदर एक फंडामेंटल फ्रैक्चर आता है जब मध्यकालीन भारत के अंदर टर्क्स और इस्लाम का जो आगमन है वो हुआ, जिसने एक विनाशकारी प्रभाव डाला भारत के इतिहास पर, भारत के इकोनॉमिक फैब्रिक पर, सामाजिक फैब्रिक पर, इन सबको चरमरा कर रख दिया। और मैंने आपको बताया था कि टर्क्स और अरब्स की इन्वेजन को याद रखना, याद है ना वो डिस्कशन आपको, जब मैंने आपको पॉइंट दिए थे अलग से? पहले कौन सी इन्वेजन होती है, टर्किश इन्वेजन या फिर अरब इन्वेजन? पहले होती है अरब इन्वेजन, ठीक है? तो फ्रॉम 1950s, ये वाली बात समझ में आई आप सबको? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगी डिस्कशन ये वाली, हाँ या ना? बोलो गूंगो, बोलो। नहीं, ये चीज क्लियर है जो इस लेक्चर में बताई, मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है? अब ये हम किसका व्यू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहां पर? नेशनल स्कॉलर्स का, ठीक है? अब 1950 से लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियंस जो हैं, उन्होंने जब हिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट करा, तो इन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री की रिकंस्ट्रक्शन शुरू करी, जो अलग थी नेशनल स्कॉलर से। और कौन से इतिहास की? भारत के प्राचीन इतिहास की, और जो शुरुआती दौर का जो मध्यकालीन भारत था उसके इतिहास की। एंड लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियन जो थे, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द, इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म। अब दोस्तों, मार्क्सिज्म क्या होता है? क्या मतलब होता है मार्क्सिज्म का? देखो, मार्क्सिज्म ना एक ऐसी सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फिलॉसफी या आइडियोलॉजी होती है जहां पर हम लोग एनालाइज करते हैं किस बात को, कभी भी किसी भी जमाने के अंदर रूलिंग क्लास का प्रभाव क्या रहा छोटे तबके के लोगों पर, लाइक लेबरर्स,
ये सिर्फ मैं आपको हिस्ट्री के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड लोग हमेशा हर बात को ऐसे ही देखते हैं कि सोसाइटी में डिविजन्स कैसी हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क कैसा है, रूलिंग क्लास का इंपैक्ट लेबरर्स के ऊपर कैसे पड़ा, अच्छा पड़ा कि उसका कुछ दुष्परिणाम था। मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के लोग इस बात को भी स्टडी करते हैं कि जो सोसाइटी में, कंट्री में जो वेल्थ है और जो प्रिविलेजेस हैं, वो कहीं अनइक्वल तरीके से या फिर अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। उसकी वजह से सोसाइटी में इन वेल्थ एंड प्रिविलेजेस के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं रिच और पुअर का गैप जो है वो तो क्रिएट नहीं हो रहा है, या वो बढ़ता तो नहीं चल रहा है। हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में फासला तो नहीं है तो कितना। और आखिरी बात, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोग स्पेशली बात करते हैं इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड क्लास स्ट्रगल्स के बारे में। डिफरेंट जो क्लासेस होती हैं, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो बेसिकली ये बात करते हैं सोसाइटी में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली स्ट्रैटिफिकेशंस कैसी हैं, लाइक रिच पीपल, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड। ये ऐसे बात करते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है कि इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, और इसी लेयरिंग को हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशंस। तो अब इन्होंने ये बोला, ध्यान से समझना इस बात को, अब इन्होंने ये बोलना शुरू करा, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने, नेशनलिस्ट स्कॉलर्स को इन्होंने क्रिटिसाइज करा, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को इन्होंने क्रिटिसाइज करा कि आप जो है भारत की छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेजों के क्रिटिसिज्म से आप हमेशा रूलिंग क्लास के एग्जांपल देते हुए आए हो। आपने जब बात करी तो नॉन मोनार्किकल पॉलिटिक्स की बात करी, जो रिपब्लिक्स थी, ठीक है, इन्होंने बोला, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने बोला ठीक है, लेकिन हमेशा आपके वर्क के अंदर जब भी भारत की छवि की प्रोटेक्शन की बात रही है या भारत की छवि को हाईलाइट करने की बात रही है, हमेशा आपने अपने डिस्कशंस में, अपने वर्क्स में, अपने टेक्स्ट में राजाओं महाराजाओं की हिस्ट्री के अलावा कुछ भी नहीं बोला। क्या यही था भारत का इतिहास? इज इट ओनली कनेक्टेड टू अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और बाकी पूरे मौर्यन एम्पायर के लोग पागल थे क्या? गुप्ता एम्पायर के अंदर जो रूलिंग क्लास थी सिर्फ उसी के बारे में है क्या? बाकी सारे लोग पागल थे क्या? जब हड़प्पन की बात होती है तो जब हम बात करते हैं कि सिटाडेल में रूलिंग क्लास रहती थी या प्रीस किंग जो था, और बाकी सारे लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाने में, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए? चोला चेरा पांडे के रूल में सिर्फ ये जो रूलर्स थे, जो इनके खानदान के जो लोग इनको चला रहे थे, एम्पायर को आगे लेकर चल रहे थे, सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है क्या? और इतिहास में ऐसे इन्होंने बोला, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने, नेशनल स्कॉलर्स को, नेशनल हिस्टोरियंस को, कि इतिहास में अगर आप ऐसे लोगों को चलो वेलराइज कर भी रहे हो, इनको प्रेज वर्दी टैग और टाइटल दे भी रहे हो, इससे आप भारत की छवि को प्रोटेक्ट कर भी रहे हो, तो बाकी जो रिचनेस, जो गोल्ड, सोना, चांदी, अशरफियां, बड़े बड़े महल, रथ, घोड़े, हाथी, रिचनेस जो इतनी फ्लो कर रही थी प्राचीन भारत के टाइम पर, उसका थोड़ा सा भी टुकड़ा, थोड़ा सा भी हिस्सा, कुछ भी परसेंटेज का फायदा गरीब जनता को मिला क्या? और क्या वहां पर अमीर और गरीब के बीच में फासला नहीं था? तो उन्होंने नेशनल स्कॉलर्स को बोला, आप तो
इतिहास को सिर्फ एक नैरो पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ओनली रूलर्स, एम्पायर्स, डायनेस्टीज, सिर्फ इस बात को, इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करने से अपने आप को बचवाने के लिए कि भारत का इतिहास डेस्पोटिक रूल से, अथॉरिटेरियन रूल से, डिक्टेटर रूल से नहीं सिर्फ जाना जाता है। तो ये धज्जियां उड़ाकर रख देंगे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, नेशनल हिस्टोरियंस की। अब आप मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को तो जान ही गए हो। याद रखना, जब भी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ोगे मेरे साथ, PSIR जब भी पढ़ोगे, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हमेशा ना वर्करों के, लेबरर्स के मसीहा होते हैं। वो हमेशा यही बात करते हैं कि एक मालिक, एक राजा महाराजा या देश में जो सरकार चल रही है, वो अपने तख्त पर, अपनी गाड़ियों में, अपने महलों में, अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट डिराइव कर रहे हैं, इस सब स्थिति में, परिस्थिति में इसलिए विराजमान है क्योंकि लेबर का खून पसीना मेहनत लगा हुआ है उनका। अगर जिस दिन लेबर वर्कर्स हाथ खींच लेंगे, वो सोसाइटी इकोनॉमी से विड्रॉ हो जाए, उन लोगों की भी कोई औकात नहीं रहेगी। एक मालिक अपनी गाड़ी में, अपनी इतनी बड़ी आलीशान फैक्ट्री में, बंगलों में इसलिए रह पाता है, इसलिए इन सब चीज़ों को चला पाता है क्योंकि दिन रात लेबर और वर्कर्स का पिलर जुड़ा हुआ है उसके साथ, उसको वो वाली लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए। ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का मानना होता है। फिर चाहे किसी भी जमाने के बारे में बात करें, कंटेम्प्रेरी टाइम, अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट पास्ट, मेडिवल पास्ट, मॉडर्न पास्ट, किसी के भी बारे में बात करें, इनके हमेशा यही सोच विचार रहते हैं। तो अगर आप मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को समझ गए हो, अब पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इन द लॉन्ग रन मेजर अचीवमेंट्स, मतलब ये मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, इन द लॉन्ग रन इनकी जो मेजर अचीवमेंट्स थी वो क्या थी? इन्होंने अपनी बातों में, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कभी भी अपनी बातों पर फोकस नहीं करा डायनेस्टिक हिस्ट्री पर। और डायनेस्टिक हिस्ट्री क्या होती है? विच इज कंसर्न विद रूलर्स, उनका सक्सेशन, जो फैमिली लाइन होती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, है ना, अशोक, उससे हटकर इन्होंने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करा। डायनेस्टिक हिस्ट्री से हटकर अपना फोकस शिफ्ट करा किस पर? इन्होंने बोला हम इतिहास को सिर्फ डायनेस्टिक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं, जबकि वहां पर तो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स भी थे, सोशल इकोनॉमिक प्रोसेसेस भी थे। इन्होंने इंपॉर्टेंस अपने वर्क के अंदर दी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को, कि इतिहास में जब भी कोई महल बना है, कोई आर्किटेक्चर का नमूना बना है, केव्स बनी है, कोई गुफाएं बनी है, कोई अशोक के टाइम पर मॉडर्न पिलर इंस्क्रिप्शन बने हैं, ये सारे के सारे छोटे तबके के लोगों ने बनाए हैं। इनका ये कहना था इतिहास में नाम तो बहुत जल्दी हो जाता है अशोका का या किसी का भी, या किसी भी रूलर का, कि क्या टेम्पल्स थे इनके टाइम पर, क्या इन्होंने बड़ी बड़ी रोडें बनवाई, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा, लेकिन उसके पीछे कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये भी तो देख लो। इन्होंने फिर क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करी और एग्रीरियन रिलेशंस के बारे में बात करी कि उस टाइम पर जो लोग खेती बाड़ी करते थे उनकी परिस्थिति क्या थी। नेशनल हिस्टोरियंस के वर्क में तो आपको सिर्फ गोल्डन एजेस की सर्च देखने को मिलती है कि बड़े बड़े एम्पायर के बारे में बात करना, ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके, भारत की छवि को डिफेंड कर सके और अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा मार सके। लेकिन मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस गोल्डन एजेस की हिस्ट्री को रिप्लेस करते हुए थोड़ा सा नेशनल स्कॉलर्स को अपने वर्क के अंदर क्रिटिसाइज करा। इनकी क्रिटिकल अप्रोच थी, इन्होंने बोला एंशिएंट पास्ट के अंदर हमें टेंशंस और कन्फ्लिक्ट्स भी तो देखने को मिलती हैं, रूलर्स के बीच में, रूलिंग एलिट्स और जो डिफरेंट क्लासेस थी उनके बीच में। तो इन्होंने हिस्ट्री को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पर सारे लोगों की बात हो। तो उन्होंने हिस्ट्री को ये बोला, हिस्ट्री को ऐसे समझा कि चाहे आप मध्यकालीन भारत के बारे में बात करो, चाहे आप प्राचीन भारत के बारे में बात करो, या फिर आप किसी भी टाइम के बारे में बात करो, चाहे छोटे रूलर के बारे में बात करो, बड़े रूलर के बारे में बात करो, उनकी डायनेस्टीज के बारे में बात करो, लेकिन आप ऑर्डिनरी लोगों की हिस्ट्रीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने जो स्पॉटलाइट था, जो फोकस था, जैसे नेशनल हिस्टोरियन सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल एलिट्स पे ही अपने रखते थे, इनका जो फोकस था वो था हिस्ट्रीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल पर। और इन्होंने बोला स्पेशली वो लोग इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं जिन्होंने पास्ट के अंदर बहुत सारी सेंचुरीज तक जिनके घर परिवार के लोगों ने सबऑर्डिनेशन और मार्जिनलाइजेशन सही है।
क्योंकि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का, हिस्टोरियंस का ये बोलना था कि ऐसे रूलिंग एलीट तो सिर्फ गिने चुने थोड़े बहुत है नंबर के अंदर, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो तो बहुत मेजर चंक हैं। बस वो अलग बात है कि उनके बारे में लिखा नहीं गया बहुत ज्यादा। तो वाइल मेकिंग दिस वैल्यूएबल इंटरवेंशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस 1980s तक ऐसा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो करते रहे। तो ये जो लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियंस हैं जो कि मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, इन्होंने हिस्ट्री में यूनिलीनियर अप्रोच से काम करा कि जहां पर ये हिस्ट्री के टेक्स्ट को एक पॉइंट से शुरू करते थे और वहां पर ये ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बताते हुए, प्लस यहाँ पर किंग या किसी क्वीन का कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों को भी, ऑर्डिनरी पीपल को भी साथ लेकर चलना है। फिर एक एरा के बारे में इन्होंने बात करी, फिर वहां पर बताया कि जो राजा रानी वहां पर चेंज हो गए, किंग और क्वीन चेंज हो गए, तो उसका प्रभाव ऑर्डिनरी लोगों पर क्या पड़ा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस करा, इसलिए इनकी अप्रोच को हम लोग यूनिलीनियर कहते हैं, ना कि डायनेस्टिक हिस्ट्री कहते हैं, लाइक जैसा कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है वो बात करते थे। और ये अप्रोच इन्होंने कहां से सीखी? वेस्टर्न हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग से। ये लोग जो है ना, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, ये मन घड़त इंटरप्रिटेशन नहीं बनाते थे, ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर भरोसा करते थे जो टेक्स्ट मिलता था। टेक्स्ट को इनका ये कहना था, ये जब इन्होंने क्रिटिसाइज करा ना नेशनल हिस्टोरियंस को, इनका ये कहना था नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस से, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि आप बहुत बार टेक्स्ट को अनक्रिटिकल वे में पढ़ जाते हो, आप बहुत कम अटेंशन पे करते हो कि जब हम इतिहास में कभी कोई इवेंट के बारे में बात करते हैं, किसी एरा के बारे में बात करते हैं, किसी ज़माने के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई एक प्रॉब्लमेटिक क्रोनोलॉजी और पेक्युलरिटीज़ भी रहती हैं किसी एक जॉनरे के बारे में। इस वर्ड को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एज जॉनरा। जॉनरा या जॉनरे कह लो आप कुछ भी, इसका मतलब क्या होता है? जब आप एक कैटेगरी बनाती हो म्यूजिक, आर्ट या लिटरेचर की, और आप उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हो, तो इनका ये कहना था, यहाँ पर किसके, कौन से जॉनरा के बारे में बात हो रही है? अलग अलग टेक्स्ट के जॉनरा के बारे में बात हो रही है। इनका ये कहना था हर एक टेक्स्ट के अंदर अलग अलग टाइप के लोगों की पेक्युलरिटीज, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात होती है, लेकिन यू ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट डायनेस्टिक हिस्ट्री एंड डायनेस्टिक हिस्ट्री। इन्होंने अपने वर्क के अंदर, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिकल डेटा को शामिल करा, बिल्कुल करा कि क्या फाइंडिंग्स मिलती थी एंशिएंट पास्ट में, हमें उन फाइंडिंग्स से हम क्या पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने मन गढ़ंत कहानियां नहीं बनाई कि ये चीज हमें मिल गई है, किसी डेड बॉडी के बगल में सोने की घड़े रखे हुए हैं तो ये इंटरप्रिटेशन बना ले, नहीं ये रूलर्स ही होंगे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ज्यादातर ट्रस्ट करते थे अपने टेक्स्ट पर, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही वो जानेंगे, उतना ही वो बात को वो मानेंगे। रिलीजन और कल्चर की बातों को इन्होंने साइडलाइन करा अपने वर्क में। क्यों? ऐसा नहीं था कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो थे वो पर्टिकुलर जमाने के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर धर्म को और रीति रिवाज और परंपराओं को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का ये कहना था जैसे जैसे समाज के अंदर सामाजिक और अर्थव्यवस्था चेंज हो रही थी, जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे थे, उसकी वजह से धर्म और कल्चर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था। उन्होंने कहा जब हम किसी भी बात को मैकेनिकली, मतलब जैसे लिखा हुआ ना कि मैकेनिकली इन्होंने प्रेजेंट करा, धर्म और कल्चर की बातों को तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते थे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के। आप ये इंडोलॉजिस्ट से बोलते थे आप तो हमारे धर्म, रीति रिवाज, परंपरा का अनादर करते हो। भाई वो हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की पहचान है। अगर हम ये मानते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारे साथ अपशोकन होगा, तो ये हमारे धर्म, हमारे कल्चर का, हमारे देश का ये पार्ट है। ऐसी बिलीफ सिस्टम रखना जैसे आपके देश में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती होंगी। लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहते थे भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म और कल्चर जब भी किसी ज़माने के अंदर डेवलप हुए हैं तो वो तभी डेवलप हुए हैं जब सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था बदली है। जैसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चेंज हो जाती थी, धर्म और कल्चर की परिभाषा भी बदल जाती थी। आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की बातों को सही भी मानो तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। आप अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम को देखो, वहां पर जो गॉड थे, सोम, अग्नि और इंद्र, उन्होंने रेलेवेंस खो दी थी लेटर वैदिक एज के टाइम पर। और जहां पर कल्चर की बातें, जहां औरतों की इतनी इज्जत होती थी, वो जो बाद में लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर वो चेंज हो गई। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस भी कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं कि जब सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बदल जाती है किसी भी वक्त की, किसी भी जमाने की, तब धर्म और कल्चर की परिभाषा भी बदलने लग जाती है, रीति रिवाज, परंपराएं भी बदल जाती हैं। जहां एक औरत को बाजार में भेजा जाता था
काम करने की अनुमति दी जाती थी, कोई घूंघट नहीं ओढ़ना पड़ता था उसे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड टाइम पर तो उसकी औरतों की जो परिस्थिति थी वो तो इस कदर बिगड़ गई कि जिंदा औरत को एक अपने पति के बर्निंग फायर पर रख दिया जाता था। तो तब धर्म कैसे चेंज हो गया, ये सामाजिक परंपराएं कैसे चेंज हो गई। आगे चलकर आप ये भी पढ़ोगे कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का ये कहना था, मध्यकालीन भारत के अंदर हमारे देश की औरतें जो हुआ करती थी, जो हिंदू औरतें हुआ करती थी, बाकी सारे धर्म के लोग तो बाहर से ही आए हैं, 16 श्रृंगार करने की परंपरा हमारे देश के अंदर थी। लेकिन घूंघट, वेल नहीं डाला जाता था कभी भी चेहरे के ऊपर, घूंघट वो भी इस कदर जो कमर तक आता है औरतों के। ये मध्यकालीन भारत के अंदर जो मुसलमान शासक आए, इन हरामजादों की वजह से ये हुआ, जो किसी भी औरत को उठा लेते थे, उनका रेप कर देते थे अपने हरम में रख रख कर। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि रणभूमि के अंदर कैसे उनके हस्बैंड को मारकर सारी की सारी उनकी रानियों को वो रख लेना। तो जब ये सामाजिक व्यवस्था अगर ऐसी चेंज होने लगी तो लोगों का कल्चर चेंज होने लगा। औरतों को कोई शौक नहीं था, ना ही ऐसी रीति रिवाज परंपरा था कि औरतों को चेहरा ढकना है। घूंघट की परंपरा ही आपको पता है मध्यकालीन भारत के अंदर ही शुरू होती है चरम सीमा पर। और वो क्यों शुरू हुई, मैं आपको इसका हिस्टोरिकल रूट अगर मैं आपको बताऊं 2 मिनट के अंदर, वो ये था, पहले के टाइम पर जो किन्नर होते थे, जिनको आप ऑफेंसिव वर्ड से हिजड़ा कम्युनिटी के लोग कहते हो, नहीं कहना चाहिए वैसा, आई एम सॉरी, लेकिन जो ट्रांसजेंडर जो लोग होते थे वो घूंघट डालते थे। उनकी आइडेंटिटी थी कि वो घूंघट डालेंगे। तो जो रूलर है वो ट्रांसजेंडर का तो रेप करेगा नहीं, उसकी ओरिएंटेशन तो किसी फीमेल के लिए है। तो औरतों ने अपनी बॉडीली इंटेग्रिटी, अपनी वेजाइनल इंटेग्रिटी, हमारा रेप ना हो, शारीरिक शोषण ना हो, इस चीज से बचने के लिए उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की ये परंपरा बोरो करते हुए घूंघट पहनना शुरू कर दिया। ऐसे करके घूंघट की परंपरा शुरू हुई। किसी औरत को शौक नहीं था, ना ही ये सिखाया जाता था कि तुम अपना चेहरा ढककर रखो। लेकिन चेहरा, औरत के शरीर में सबसे पहली लुभावनी चीज होती है उसका चेहरा। आप पद्मावत मूवी देखो, जब वो पंडित छोड़कर आता है शाहिद कपूर के खानदान को, और जब वो प्रण लेता है कि मैं बदला लूंगा और मिटाकर रख दूंगा मैं चित्तौड़ को, तो अलाउद्दीन की साइकोलॉजी में वो सबसे पहले यही बातें करता है कि ऐसा नायाब चेहरा है वो शादीशुदा है वो, लेकिन ऐसा नायाब चेहरा है बिल्कुल पारस का पत्थर। एक बार अगर वो आपकी हो गई तो दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका, हिंद आपका। और अलाउद्दीन कहता भी है उससे कि ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। तो वो कहता है वादा है हमारा, एक बार आप उसको देख तो लो। बॉडीली इंटेग्रिटी किसी भी मर्द के दिमाग में बाद में आती है। हर एक लड़की से पहला प्यार चेहरा देखकर होता है उसका, चाहे कोई इसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। गर्दन से नीचे बाद में जाया जाता है एक लड़की को देखने के बाद। चेहरा सुंदर है तो बाकी इमेजिनेशन भी सुंदर हो जाती है। ये थी घूंघट की परंपरा। तो ये पहले तो नहीं देखने को मिलती थी। हड़प्पा के अंदर तो जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो खड़ी हुई है वो तो बिल्कुल न्यूड खड़ी हुई है, चेहरा ओढ़ना तो छोड़ो, और कितना कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई है वो, अपनी हिप्स पर हाथ रखकर, बैंगल्स पहने हुए उसने। भले ही वो नाचने वाली थी, एंटरटेनमेंट करती होगी, मनोरंजन करती होगी, वो तो बड़ी न्यूड आराम से कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई है। तो फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस टू न्यूडिटी, कि जब औरतें कुछ नहीं पहनकर घूम रही हैं, उनकी नेकेड ब्रेस्ट है, तब उनको डर नहीं है। बाद में इतना डर कैसे कि घूंघट उड़ना पड़ रहा है, और घूंघट भी ऐसा ऐसा कि जो बिल्कुल कमर तक आ रहा है, पीछे से उड़कर घूंघट कमर तक आ रहा है आगे तक, सिर्फ अपनी बॉडीली इंटेग्रिटी और वेजाइनल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि गैर मर्द हमारे शरीर को टच ना करे, हमारा शारीरिक शोषण ना हो। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस भी कहीं ना कहीं अपना व्यू पॉइंट सही दे रहे हैं। तभी मैं आपको कह रहा था शुरू में आपको मैंने यही बोला, एक न्यूट्रल डाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिटी आपको रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने आंसर में एक न्यूट्रलिटी ला पाओ। क्योंकि आपके सिर्फ ये आंसर राइटिंग की कॉन्वर्सेशन का तरीका होता है। आप पूरी तरीके से नेशनल हिस्टोरियंस की बातों पे भी एग्री मत करो, पूरी तरीके से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की बातों पे भी एग्री मत करो। लेकिन इनके ये वाली बात में बहुत दम है कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जैसे जैसे बदलती थी, जैसे जैसे वो चेंज होती थी, तो रिलीजन, कल्चर, परंपरा, रीति रिवाज, लैंग्वेज, कस्टम्स, फूड हैबिट्स,
बहुत सारी चीजें बदल जाती थी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।